ख़वातीन और हज़रात, मेरी आज की मेहमान मोहतरमा कमर रहमान साहिबा हैं। जैसा कि मैं हर प्रोग्राम से पहले अपने गेस्ट पर होमवर्क करता हूं और इसी के तहत मैंने कमर आपा के दो वीडियोस यूट्यूब पर देखे। एक न्यूयॉर्क में और एक रेख्ता में मुजफ्फर अली साहब के साथ गुफ्तगू का। न्यूयॉर्क वाले प्रोग्राम के अख्ताम में डॉक्टर अजरा रजा ने कमर आपा को कैफी आज़मी के अल्फाज में खराज अकीदत पेश की है और मैं गुफ्तगू का आगाज इन्हीं अल्फाज के साथ कर रहा हूँ। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे, जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे। तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। कमर आपा ने ऐसे ही जिंदगी का सफर तय किया और तारीख का उन्वान बदला। शी इज लिस्टेड अमंग 10 brightest women scientists of India, first Indian to receive honorary doctorate from 600 years old Rostock University in Germany। उस प्लेटफॉर्म पर जहां कभी आइंस्टाइन और मैक्स प्लैंक को एजाज दिया गया था। शी इज द रेसिपिएंट ऑफ विज्ञान विभूषण एंड यश भारती अवार्ड्स। शी हैज सुपरवाइज्ड 45 PhDs। She is on advisory panel of World Health Organization and European Union। The list is endless। कमरापा, आदाब। ऑनर टू हैव यू इन माय प्रोग्राम। जल्दी से, इससे पहले कि आप इसको एक्नॉलेज करें, मैं दो तीन बातें आप के देखने वालों को और बता दूं जो आपकी शख्सियत, आपके ऑरा को डिफाइन करती हैं। इन ताजमहल होटल बॉम्बे, देवानंद कॉम्प्लीमेंटेड यू दैट यू लुक बेटर देन नरगिस। और you had a date with Faiz Ahmad Faiz। You were closely associated with Ali Sadar Jafri। इसमत चुगताई, मुजफ्फर अली साहब ने आपकी ऑटोबायोग्राफी उफक का कवर पेज डिजाइन किया है। तो कमर आपा, वेलकम अगेन and we'll begin with your journey from AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जब आपने अब्दुल्ला कॉलेज में छठी क्लास में दाखिला लिया। पहले तो अलीगढ़ के जबान में सलाम अलैकुम और लखनऊ की जबान में आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मोहब्बत से हमें नवाजा है, हमें बहुत ही अच्छा लगा है। और कैफी आजमी की बात ही क्या है, जिंदगी जहद में है सब उसके काबू में नहीं, उड़ने फुलने में निखरत है गमे गेसू में नहीं। यही मैंने माना है। और मैंने एक और बात अपने अलीगढ़ की कही तो सर सैयद अहमद खान का जो अलीगढ़ का मशहूर कौल है कि due to so much struggles and due to so much opposition, I lost my hair, I lost my eyesight, but I never lost my vision and my determination। और जो रोशनी उन्होंने फैलाई है इल्म की, वो सारी जहां में फैलती रही है। और हमने इसी को मान के हम चले हैं कि इल्म की रोशनी जो है वो फैलाना चाहिए। इसीलिए जैसा आपने कहा, हमने बहुत से स्टूडेंट्स को PhD कराई है और हम काम करते रहे हैं और आज के दिन भी करते हैं। तो आप अलीगढ़ की बात मुझसे पूछ रहे थे जी। अलीगढ़ मैंने छठे क्लास में ज्वाइन किया था। शेख अब्दुल्ला साहब बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन छड़ी लेके सहारे से आया करते थे। और अब्दुल्ला स्कूल के बच्चों को जब देखते थे तो उनको बहुत अच्छा लगता था। मुझे आज के दिन बरसें गुजर गई हैं, उनके चेहरे की वो रौनक याद है। मैं आपको क्या बताऊं उनको कैसा लगता था। तो मैंने वहां की यूनिवर्सिटी तक पढ़ा। उस जमाने में वहां राही मासूम रजा साहब भी थे। हम लोगों ने उनकी एक नज्म पे डिपेंड करता हुआ उनका एक ड्रामा भी स्टेज किया था, उसका नाम था उदास चबूतरा। और हमें आजकल का जो दौर गुजर रहा है उसमें उनका एक शेर बहुत अच्छा लगता है, जहर मिलता रहा जहर पीते रहे, रोज मरते रहे रोज जीते रहे, जिंदगी हमको आजमाती रही और हम भी उसको आजमाते रहे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है, शेख रहमान से हमको क्या लेना राही, हम अज़्म यकीन वाले वो वहम गुमा वाले। तो हम लोग अज़्म यकीन वाले हैं, हम वहम गुमा वाले नहीं हैं। जी। तो हम हॉस्टल में रहते थे। वहाँ दो हॉस्टल थे, सुल्तानिया हॉस्टल उस जमाने में और वहीदिया हॉस्टल। वहीदिया हॉस्टल जो था वो
पापा मियाँ यानी शेख अब्दुल्ला को हम लोग पापा मियाँ कहते थे, उनकी बेगम साहब के नाम पे था, जो उन्होंने उनके साथ चल के तालीम के लिए बहुत आगे हाथ बढ़ाया। हम्म। और सुल्तानिया जो था वो नवाब साहब जो थे वहाँ के, रामपुर के, भोपाल के, उनकी बेगम साहब के नाम पे था। और वो जी she was the first woman in the world who became also the chancellor of Aligarh Muslim जी University। जी, बहुत बेगम बड़ी सुल्तान बात। जी। जी बेगम सुल्तान जहां जी, हाँ, जी। उन्हीं के नाम पे था। तो कुछ बड़ी मजे मजे की बातें हुआ करती थी। जैसे आज के दौर में हम सोचते हैं तो हमको लगता है ये सही नहीं था। हम लोगों को सुबह नाश्ते में अलीगढ़ की जबान में मठरी या 2 बिस्किट मिला करते थे, वो हमारे हाथ पर रख दिए जाते थे और आधी गोली मक्खन होती थी। तो मेज पे चाय और मग्गे रखे होते थे। अब आज के दौर में सोचते हैं कितना इन्फेक्शन होता होगा, शायद हम लोग बहुत सख्त हो गए थे। अच्छा, जिस दिन मीठा मिलता था तो जब डाइनिंग हॉल की घंटी बजती थी तो हम सब दौड़ते थे कि वो प्लेट जिसमें सबसे ज्यादा हो वो उठा ले। तो आमतौर से शाही टुकड़े होते थे। तो इस तरह से एक चीज और होती थी कि स्कूल की लड़कियां जो थी वो कॉलेज की लड़कियों को नमाज के लिए उठाने जाती थी और वो गाती थी कि जन्नत में मकान अपना बनाते हैं नमाजी, मस्जिद मस्जिद में बड़े शौक से जाते हैं नमाजी। अच्छा। तो ये वो दौर था कि जहाँ ये कहा जाता था कि आप नमाज पढ़िए तो जन्नत में मकान बन जाएगा। अब जमाना देखिए कितना बदल गया है। तो बिल्कुल। मुझे अच्छा लगा था, मैं अलीगढ़ में मैंने पढ़ा है। जी हाँ। अच्छा कमर आपा, आपने ये जिक्र भी किया था कि सर सैयद अहमद खां आपके एंसेस्ट्रल घर पे भी गए थे आप। जी हाँ, ये बहुत दिलचस्प वाकया है। इसको मेरी मरहुमा बहन डॉक्टर नसीम इफ्तेजार अली ने भी इसका जिक्र किया है अपनी किताब में। हम्म। ऐसा हुआ था कि 1895 में सर सैयद अहमद खान साहब एक कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अटेंड करने शाहजहांपुर आए। हम लोग शाहजहांपुर के हैं। जी। तो हमारे परदादा के पास उस्मान अली खान साहब के पास लोग आए। उन्होंने कहा कि आप इनको अपने घर ठहरवा लीजिए, क्योंकि हमारा घर वहां सबसे अच्छा था। हम्म। तो उन्होंने कहा ठीक है हम ठहरा लेंगे, लेकिन इस शर्त पे ठहराएंगे कि हम इनसे नहीं मिले। तो अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है। लोगों ने, सर सैयद अहमद खान साहब जब वहां गए तो उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम साहिब खाना से न मिले। तो वो बाहर बैठा करते थे हमारे परदादा, वो वहां चले गए। तो जाहिर है मेहमान की तो इज्जत तो हर जगह है। तो खैर वो खड़े हो गए, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से उनको बैठाला। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके बच्चों से भी मिलना चाहूंगा। आपके बच्चे हैं? तो कहा हमारे 2 बेटे हैं। तो उनका बुलाइए। तो हमारी परदादी ने उनको छुपा दिया था, क्योंकि वो ये कहती थी सर सैयद अहमद खान जादू कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे बच्चों पे जादू कर देंगे। अच्छा। खैर वो आए। मेरे दादा का नाम था हबीबुर रहमान खान, जो बाद में आईसीएस भी हुए हैं। और मेरे छोटे दादा का नाम था फजलुर रहमान खान, जिन्होंने बहुत बड़ा गांधी फैजियान कॉलेज बनाया था, जिसमें आज के दिन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है और उनकी बहू भी वहां प्रोफेसर है। ऐसा जमाना बदला था। तो खैर वो लोग आए तो सर सैयद अहमद खान ने बहुत प्यार किया। उन्होंने कहा तुम एक दिन हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आना। हम्म। तो हमारे दादा ने कहा कि इंशाल्लाह, हमारे परदादा ने, इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में नहीं। सर सैयद अहमद खान बहुत मुस्कुराए और कहने लगे इंशाल्लाह ये जरूर आएंगे। तो वैसे ही बात, दोनों की बात कबूल हुई। जब हमारे परदादा का इंतकाल हो गया तो हमारे दादा और हमारे उनके छोटे भाई दोनों अलीगढ़ गए। उन्होंने अलीगढ़ में पढ़ा, वहां से तालीम हासिल की। और उसके साथ साथ हमारे छोटे दादा जो थे वो वहां कोर्ट के मेंबर भी बने। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बताते हुए कि 2007 में हमें भी ये ऑनर मिला था और हम 3 साल अलीगढ़ कोर्ट के मेंबर रहे। माशाल्लाह। तो अब यूनिवर्सिटी में इज्जत मिले तो बहुत अच्छा लगता है। जी सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये एपेक्स बॉडी है कोर्ट की मेंबरशिप जो है वो एक बहुत ही बड़ा एजाज है, मैं समझता हूँ। तो कमर आपा, जैसे कि अब दुनिया बदल रही है, लोगों की सोच बदल रही है, और आप जिस वक्त पढ़ाई कर रही थी उस वक्त में किसी लड़की का साइंस में दाखला लेना या साइंटिस्ट बनने का ख्वाब
ये कोई आम बात नहीं थी। तो आपकी साइंस में दिलचस्पी पैदा हुई, क्यों हुई? और उसके बाद भी आपने जो प्रोफेशन चूज किया, एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट टॉक्सिकोलॉजी को चूज किया, तो ये कहाँ से शुरू हुई जुस्तजू और क्यों हुई? देखिए, ऐसा था कि हमारे वालिद साहब भी गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो वो मुख्तलिफ जगह उनकी तैनाती होती रहती थी। वो एक शेर है कि गुजरे हैं कई बार इसी दश्त चमन से, हम लोग जमाने की हवा खाए हुए हैं, तो हम जमाने की हवा खाए हुए हैं। अब तो मैं खैर फिर बहुत ही कह सकती, ये बात बहुत ही वसूख कह सकता हूँ, क्योंकि आपने तो मेरे ख्याल से दुनिया की आधी दुनिया तो घूमी हुई है। ये अल्लाह की रहमत थी। तो मेरे वालिद का तबादला फिर बरेली हो गया। जी। मैंने बरेली कॉलेज से बीएससी किया था। आप जैसा कि कह रहे हैं कि मुझे साइंस में क्यों दिलचस्पी हुई, हम लोग पर्दे में रहते थे, पर्दे का माहौल था, पर कभी कभी कोई लेडी डॉक्टर हमारी वालदा को देखने आती थी, तो हमें बहुत अच्छा लगता था, हमारा दिल चाहता था कि हम मेडिसिन में जाएं और डॉक्टर बने। अच्छा। तो मेरी वालदा ने कहा कि नहीं, सही नहीं है, और बहुत तरह की बात करती हैं, तो हमने कहा चलो मेडिसिन नहीं तो साइंस ही का सब्जेक्ट ले लो। तो हमने साइंस का सब्जेक्ट ले लिया था। मैं बीएससी में पढ़ रही थी कि मेरी शादी हो गई। हमारे यहाँ उन दिनों ऐसा होता था कि अरेंज मैरिजेस, मगर लड़की से पूछा जरूर जाता था। जी। हमने कभी देखा भी नहीं था। हमारी वालदा ने जब हमसे पूछा तो हम बड़े खुश हुए। हमने सोचा कि शादी होगी, बच्चे होंगे, कम से कम 10 बच्चे तो होंगे मेरे, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, जेवर पहनेंगे, मजा आएगा। पढ़ने लिखने में कुछ नहीं रखा है, बस बहुत हो गया। अच्छा। हो सकता है बीएससी करे, हो सकता है ना ही करे। जब मेरी शादी हुई है, देन विद इन अ वीक आई रियलाइज आई कैन नॉट लिव विद दिस मैन। हम्म। सो आई टोल्ड माय मदर ऑल्सो एग्रीड। अब मैं बात नहीं करना चाहती हूँ क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब किसी से अलहदा हो गए तो उसके बारे में ना बोलो तो बेहतर। जी। बस ये सोच लीजिए कि मिजाजों में शायद फर्क होगा, तो हम अलग हो गए। हम्म। फिर हमने बीएससी किया, और जब बीएससी हमने किया, हमारे उस जमाने में छोटी सी बच्ची भी थी। बीएससी के बाद हमारे वालिद का ट्रांसफर आगरा हो गया। आगरा जो मोहब्बतों का शहर है, जहाँ ताजमहल है, जिनके लिए पता नहीं क्यों सालुद्दीन ने कहा कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है। जी, ना, सही। हमें शकील ज्यादा पसंद आए। यहाँ पे शकील ने कहा, शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी सारी दुनिया को दुनिया को मोहब्बत मोहब्बत की। की निशानी दी है। जी। यहाँ वो तो मोहब्बत ही की निशानी है। हम्म। तो मैंने वहां से एमएससी कर दिया। हम्म। जब एमएससी में कर चुकी तो मेरे वालिद का रिटायर हो गए, हम्म। और हम लोग वापस शाहजहांपुर आ गए। हम्म। फिर मेरी बहन के हस्बैंड पोस्टेड थे लखनऊ, हम लखनऊ आए, हम्म। और हमारी मुलाकात करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल से हुई। तो वो उन दिनों केमिस्ट्री की टीचर ढूंढ रही थी, तो हमने कहा कि ठीक है, हम आपके यहाँ पढ़ाया करेंगे। हमारी वालदा को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मगर हमने कहा देखिए अच्छा है, लड़कियों को तालीम देंगे। तो पैर बाहर निकल गए, पढ़ाने चले गए। देन आई थॉट आई शुड डू माई PhD। पीएचडी। तो मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में बायो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में गई, कुछ दिनों काम ही किया था कि इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर उस जमाने में था, आईटीआरसी। अब उसका नाम बदल गया है, वो इंस्टीट्यूट हो गया है आईआईटीआर, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च। वहां मैंने अप्लाई किया, और मेरे जो चेयरपर्सन थे मेरी कमेटी के, वो अवतार सिंह पेंडल थे, जो बड़े मशहूर आदमी हैं, जिनको लखनऊ यूनिवर्सिटी से जितने सुनहरे तबके मिले वो आज तक किसी को नहीं मिले थे। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल बस पूछा कि डिफाइन डीएनए इन वन सेंटेंस। आई डिड दैट एंड ही सेलेक्टेड मी। हम्म। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर जो है, उसका मोटो ही यह है कि इंडस्ट्री की खिदमत करना, और जो वर्कर्स हैं वहां, उनकी सेहत की देखभाल करना। तो वहां के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर सिफ्ते हसन जैदी ने हमारी पीएचडी का टॉपिक हमको दिया है, एस्बेस्टस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन। हम्म। तो मैंने एस्बेस्टस पे दो एंगल से काम किया। एक तो उसकी मैंने मैकेनिज्म देखी कि ये कैसे इससे टॉक्सिसिटी होती है। दूसरे मैं आपको बताऊं, मैं
अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में गई, जहां एस्बेस्टस से एस्बेस्टस शीट्स, एस्बेस्टस टाइल्स, बहुत सी चीजें बन रही थी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, खासतौर से राजस्थान में, जहां औरतें बड़ी खूबसूरत रंगीन कपड़े पहनती हैं, प्यारी सी शक्लों की होती हैं, इस तरह से काम हो रहा था कि दिल में लगता था दर्द हो गया है। एस्बेस्टोसिस टेक्स 15 to 20 years to develop। उन औरतों को 5 से 7 साल में हो जाता, बहुत बुरी तरह एक्सपोज थी, कोई मास्क वास्क नहीं पहनती थी। और मेडिकल डॉक्टर ये कहते थे ट्यूबरकुलोसिस है, जो बिल्कुल गलत है, जो कि पैटर्न खराब था। तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बताए अपने रिजल्ट्स और उनसे कहा, तो उन्होंने अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में एस्बेस्टस बैन कर दिया ऑफिशियली, लेकिन अनऑफिशियली आज के दिन एस्बेस्टस हमारे कंट्री में यूज हो रहा है। तो इस तरह से मैंने इस पे काम किया। जहां तक नैनो टेक्नोलॉजी का सवाल है, नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो एक रेवोल्यूशन लेयर है। ये हर चीज में यूज होती है, मेडिसिन में होती है, सर्जरी में होती है, हर चीज में होती है। डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ इस टाइम, मगर मैंने इस पे काम बहुत किया है। लेकिन कुछ नैनो पार्टिकल्स जो हैं, स्पेशली कार्बन नैनो ट्यूब्स, वो टॉक्सिक है जी। तो यूरोपियन यूनियन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसपे, सॉरी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसपे वो लोग काम कर रहे हैं इसकी टॉक्सिसिटी पे। तो हम उनके एक्सटर्नल एडवाइजर हैं और अब लास्ट स्टेप पे आ गए हैं, आखिरी हम लोग सबमिट कर रहे हैं, जो दुनिया को बताएंगे कि क्या असर है और कैसे इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसलिए मैंने इन सब्जेक्ट्स पे काम किया था जी। बहुत जबरदस्त। आपके तो मैं सीवी देख रहा था, तो उसमें जितना आपका डिस्क्रिप्शन नहीं है, उससे कहीं ज्यादा आपके जो पेपर्स और आपके अकम्पलिशमेंट्स हैं वो छपे हुए हैं। वो मेरे पास है, तो प्रिंट आउट मेरे पास है। तो माशाल्लाह, यू हैव डन पायनियरिंग वर्क इन बोथ योर सब्जेक्ट्स, टॉक्सिकोलॉजी पे एस्बेस्टस के ऊपर और नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर। कमरापा, अब लेट्स टॉक अबाउट लिटरेचर, बिकॉज आपकी ऑटोबायोग्राफी अभी शाया हुई है और हजारों अशार आपको याद हैं। तो मैं जब आपकी जनरेशन वाले लोगों को देखता हूं, जो 50s और 60s और 70s के लोग थे, खासतौर से अलीगढ़ के लोग जो थे, तो उसमें एक मैंने देखा कि प्रोफेशन और लिटरेचर, खास तौर से जो उर्दू अदब था, उसमें बड़ा खूबसूरत तवाजुन उन लोगों का था। यानी ये बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं और उसके साथ साथ जो है वो बेइंतहा उम्दा शायर भी हैं। अम, जब भी ऐसे लोगों के साथ मुलाकात होती है, इंटरेक्शन होता है, तो रश्क होता है। उस दिन आपका इंटरव्यू देखा डॉक्टर अजरा रजा के साथ में, फिर डॉक्टर गौहर रजा साहब हैं, साइंटिस्ट हैं, सब अपनी अपनी फील्ड्स के माहिर हैं। और उसके साथ ही जब ये लिखते हैं और बोलते हैं, जैसा कि अब आप बोल रही हैं, तो एक जादुई तासुर पैदा होता है। ये जनरेशन खत्म क्यों हो चली? मतलब क्या हुआ कि ये, जी। जी, ये जनरेशन कम हो गई है, खत्म तो नहीं हो गई। क्योंकि लोग जो है वो एक ही फील्ड में अब ज्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, उसमें कोशिश करते हैं कि महारत हासिल करें। हम लोग जो थे वो अपनी फील्ड में तो थे ही, लेकिन हमारा सर्किल ऐसा था। अब जैसे मासूम रजा राही साहब थे वहाँ, मुजफ्फर अली साहब से तो खैर मुलाकात, वो भी दिलचस्प बात है कि मेरी मुजफ्फर अली साहब से कैसे मुलाकात हुई थी, मैं उसको भी यहाँ कह दूं। एक बार ट्रेन में हम आ रहे थे तो मुजफ्फर साहब एक इन्वायरमेंट पे किताब पढ़ रहे थे, तो हमने उनको मुबारकबाद दी। उनकी फिल्म उन्हीं दिनों उमराव जान आई थी, तो उन्होंने मुझे उसी वक्त शुक्रिया कमर आपा कह के कहा। तो समझिए हम उनकी बहन बन गए। तो तब से उनसे हम उनकी कमर आपा ही हो गए हैं। तो जैसा आपने कहा, उन्होंने हमारी किताब का कवर ही बनाया है, हमसे बातचीत भी की है और मुझसे बड़े मुतासिर हैं। वो एक बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे राइटर हैं और उनको बड़ा शौक है लिटरेचर का, वो बहुत पढ़ते हैं। तो पढ़ना जो है वो कम नहीं हुआ है। जैसे हमारी बेटी डॉक्टर है, हमारे सनीला न्यूरो सर्जन है, मगर बेतहाशा पढ़ते हैं। ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है कि मेरी बेटी को उर्दू नहीं आती है। शायद इसमें मेरी ही कोताही हो। एक मौलवी साहब रखे तो थे, मगर उनको इन लोगों ने
काफी मजाक उनका उड़ा के भगा दिया, वो फिर नहीं पढ़ाने आए। हम्म। और उनके बच्चों को भी नहीं आती है, तो इसमें मुझे शर्म आती है। तो ये भी होता है कभी कभी, इसमें माँ बाप की भी कोताही है। हम लोग पढ़ाए गए थे, हमारे दादा तो बल्कि यहाँ तक कहा करते थे कि जिसको फारसी नहीं आती है वो जाहिल है। सही तो वो बात। तो पश्चिम भी बहुत आगे थे। तो एक वजह ये भी हो सकती है। दूसरे आप ये देखिए कि उर्दू अब जरा कम होती जा रही है, लोग जी कम ले रहे हैं। जी। अलीगढ़ का माहौल बावजूद कोशिश की काफी आपने देखा बदला होगा, खुदा करे पुराना माहौल वापस आ जाए, तो ये भी हो सकता है जी। 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 अच्छा, खबरा पर आपको इतने बड़े बड़े एजाज़ात बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से मिले, आपकी काबिलियत का एक्नॉलेजमेंट किया गया। इसमें जो है वो बल्कि मैं एक इंटरव्यू में देख रहा था कि यू आर मच सॉट आफ्टर। आप अलीगढ़ में एक साहब आपके रिक्शा के पीछे पीछे, आपके एक फैन, कई सौ मील उन्होंने सफर किया। और भी कई जगह के ऊपर इस चीज का जिक्र है। तो कभी आपको ये ख्याल नहीं आया कि यू कुड हैव रीमैरिड? या इसका, इस सवाल का दूसरा पहलू ये भी है कि आपने जो इतना सब कुछ हासिल किया, बहुत फोकस्ड आप रही हैं, आपका एक जो फैमिली वाला, जो गृहस्थी वाला जो वो था, वो इतना अटेंशन आपकी नहीं मांगता था। तो वो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखिए, एक तो ये था कि मेरी रिक्शा के पीछे सैकड़ों मील कोई नहीं चला, रिया में सैकड़ों मील है ही नहीं। वहां ये होता था कि अक्सर लड़के लड़कियों की रिक्शा के पीछा किया करते थे, जी और वो लोग वर्कर कहलाते थे, और उनको अच्छे शुस्ता कमेंट्स भी देते थे। तो अजरा रजा जिक्र कर रही थी, शायद किसी ने उनको बताया होगा कि कोई साहब मेरी रिक्शा के पीछे आए होंगे, और मेरे बाल बहुत लंबे लंबे थे, शायद उनको देखने के शौक में आए हो। शक्ल तो ऐसी थी नहीं जिसको देखने आते, तो ये हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। जी। वरना अलीगढ़ ने बड़े शुस्ता कमेंट्स पास करते थे। बल्कि जब हम अलीगढ़ से बरेली कॉलेज आए हैं, तो वहां एक मोटी सी लड़की जा रही थी, और उसके ऊपर जिस लड़के ने कमेंट पास किया तो कान इसके आती नहीं। हम्म। उन्होंने कहा, किस चक्की का पिसा खाती है। हम्म। लड़की ने जो पलट के जवाब दिया वो और भी भद्दा था। वो हम्म। रुकी, एक छोटी सी गाली दी और कहने लगी, तेरे बाप की चक्की का। तो ये जी हमारे अलीगढ़ में माहौल नहीं था, हमारे यहाँ बड़ा शुस्ता माहौल था। जी। यहाँ तक शादी की बात है, मैं अपने काम में इन्वॉल्व हुई, हम्म। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि जब मैं जॉब कर रही थी, कि हम्म। अगर मैं शादी करूंगी तो हो सकता है कि जिस आदमी से मैं शादी कर लूं वो मेरी बेटी को न माने बहुत। तो हम्म। मुझे ये डर लगा है। हम्म। अदरवाइज देखिए, शादी में और काम में कोई वो नहीं है फर्क। हमें हम्म। अपनी बेटी पे नाज है, जो डॉक्टर है। वो कोविड के जमाने में बहुत बुरी हालत थी, हजारों मरीज आया करते थे, सैकड़ों, हजारों तो नहीं, सैकड़ों हॉस्पिटल में होते थे। वो हम्म। थकी मारी आती थी, हम्म। अपने कपड़े बदलती थी जो कि इन्फेक्शन ना हो, हम्म। और अपने घर की सफाई, खाना बनाना सब करती थी। हम्म। और मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैं आज के दिन, कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मुझे शादी कर लेना चाहिए थी। मेरे दादा, इसमें तो नहीं है, शेर मेरे लिए पढ़ा करते थे कि जी। लाजिम है दिल के साथ रहे पासबाने आखिर, लेकिन कभी कभी उसको तना भी छोड़ छोड़ दे। देना तो चाहिए, कहते सच। मर्द तो तना छोड़ देती हो, शायद ऐसे ही होता जी। हो। सही सही बात है, सही बात है। अच्छा खबर आपा, आपकी किताब, आपने, आपकी ऑटोबायोग्राफी है, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स टू गो थ्रू दैट बुक ऑल्सो। तो आप उस किताब के बारे में कुछ जरा सा शेयर कीजिए कि। अगर आप कहें, आपके पास जरा सा टाइम हो, मैं उसका मुख्तसर सा पढ़ दूं। जी जी जी, जरूर जरूर, बिल्कुल तो बिल्कुल। छोटी सी उसकी समरी है, जी वो मैं जरा सा पढ़ दूं आपके जी लिए। सॉरी, मुझे निकाल के रखना चाहिए थी। जी। मैं निकाल रही हूँ उसकी समरी, चलिए मैं किताब ही उठाए लेती हूँ। जी देखिए, ये है मेरी किताब। जी जी। उफक इसका नाम है। उफक का मतलब है होराइजन। होराइजन जी। जी हाँ। जिंदगी के लम्हों को याद करना, उनको बयान करना इंसान का अजली शौक है। कभी मुसव्वर के ब्रश से, रंगों के जरिए उनको तस्वीरों में
ढालना, कभी अपने मशाहदात और तजर्बात के जरिए उनको लफ्जों में बयान करना और दूसरों तक पहुंचाना अपने आप में एक फन है। मेरी बहुत जमाने से ख्वाहिश थी कि जिंदगी के सफर को इकट्ठा कर सकूं, लेकिन जब कुछ फुर्सत के लम्हे मुयस्सर हुए तो देखा वो एक किताब की शक्ल में बन चुकी। मेरी जिंदगी एक ऐसे खानदान से शुरू होती है जहां इल्म की रोशनी राह दिखा रही, मगर औरतों पर पाबंदियां भी थी। पर्दे से निकली हुई ये लड़की एक नई राह पर निकल गई जहाँ कांटे भी थे और फूल भी थे। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से ढूंढता हुआ सफर, ये सफर मेरी शख्सियत को संवारता रहा। इनमें दुखियारी औरतों का दर्द भी था, जर्रों से शिकार होने वाले लोगों की कहानी भी थी, और इनकी रोशनी नौजवान तलवार के जरिए दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश में भी नजर आती है। तो इस तरह ये सफर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से गुजरता हुआ वहां की खूबसूरती और तहजीबों को बयान करता हुआ अपने मुल्क तक पहुंचता है। देश की मट्टी की सौगंध में खोई हुई मोहब्बतों को ढूंढता हुआ उसकी तलाश में और अपने मुल्क की तहजीब और गंगा जमनी तहजीब को संभालने में खो जाता है। उसके बाद मैंने जो आपने अभी पढ़ा है कैफी आजमी के शेर लिखे थे, तो इस तरह से है। तो ये किताब जो है ये मेरे खानदान से शुरू होती है, शाहजहांपुर से, जहाँ की मैं रहने वाली थी। जी। फिर जैसा कि आपने कहा, मैंने इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च ज्वाइन की, काम करती रही, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में गई। मुझे याद है पहली बार जब मैंने इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर में नौकरी के लिए जा रही थी तो हमारे यहाँ पर्दा होता था, ड्यूटी होती थी। तो ड्यूटी में घर के बहुत पुराने मुंशी आए और कहने लगे, बीबी मेरे मुंह में खाक, सुना है नौकरी करने जा रही हैं। हमने कहा, मुंशी जी आपके मुंह में घी चकर, हम नौकरी करने जा रहे हैं। जी। जी। तो मैं आई लखनऊ में, मैंने पीएचडी भी किया और नौकरी भी की। और फिर सबसे पहली बार मैं गई थी यूएसए, कनाडा और यूके, क्योंकि मेरा काम जो था वो इंटरनेशनल लेवल पे आ चुका था और मेरे पास लेक्चर्स देने के लिए इनविटेशंस आने लगे थे। हम्म। तो पहली बार जब गए हैं तो थोड़े नर्वस थे, हम्म। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि शाहजहांपुर से अलीगढ़ भी जाते थे तो एक और मुंशी जी, इनका नाम लक्ष्मी सहाय था, वो हमको शेफरॉन करते थे। ये दूसरी बात है कि हम लोग उनकी ज्यादा देखभाल करते थे, जी। वो बेचारे हमको कम देख पाते थे। हम्म। तो हम फिर जब गए हैं तो वहां जाके बहुत अच्छा लगा, और लोगों ने हमको इतनी इज्जत दी है बाहर के मुल्कों में कि अपने मुल्क में हमें शायद इतनी इज्जत नहीं मिली। जी। जी। बहुत हमें हर जगह जाके अच्छा लगा, और कुछ शहर हमें बहुत अच्छे लगे। जैसे जर्मनी हमारा सेकंड होम है। हम्म। जर्मनी हम सबसे पहली बार गए थे शायद, यस, 1984 में गए थे पहली बार। अच्छा। जी। और उसके बाद फिर जाते रहे, फिर 2000 से हमें वहाँ लोग हर साल बुलाते थे 3 महीने के लिए। तो हम वहाँ विजिटिंग प्रोफेसर थे और हमें बहुत अच्छा लगा। उनके मुख्तलिफ शहरों में हम गए। जर्मनी ने देखिए 2 वर्ल्ड वॉर सही है, जी। इंडिया, जिस तरह से उनका सलूक हुआ है ज्यूस के साथ वो बड़ा शर्मनाक था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उसको धोया है। उनकी प्रेसिडेंट जो थी मार्टा एंजेला, उन्होंने तो इतने मोहब्बत के पैगाम दिए हैं। तो वो चीजें बहुत जरूरी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्रांस से मुझे शाज़ेलूज़े जाके बहुत अच्छा लगा। हम मजाक में कभी कभी कहते थे कि ये तो इश्क आशिकी का शहर है। कोई सही। हमसे कहे कि चलो दिलदार चले, चांद के पार चले, हम कहे, चलो चांद के पार ना सही, दरिया सैनी के पार चले जाए। सही बात। सही बात। रोम भी जाके हमें बहुत अच्छा लगा था। फिर जी। हमारी बेटी जो है वो यूएसए में रहती है, तो वहां भी हमारा बराबर जाना हुआ। न्यूयॉर्क जाके हमें अच्छा लगता है, लेकिन कोरोना के जमाने में जब हम न्यूयॉर्क गए हैं तो वहां बहुत बुरी हालत। हम्म। लोग जो थे वो बिल्कुल मौत का सन्नाटा था। जो वहाँ का सेंटर है, जहाँ अभी बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ है, वो फिल्म नहीं थी जिससे मधुबाला भी थी, मैं नाम भूल रही हूँ। मधुबाला की तो जो आइकॉनिक, वो तो मुगले आजम ही है। मुगले आजम। तो हाँ मुगले हाँ, आजम उसको। का
तुरंत जो वहां प्ले हुआ प्रोग्राम है जी हुआ टाइम था। स्क्वायर के ऊपर, उसका जो, जी जी जी, जी उसको जी, प्ले में मैं फिर गई थी सुना था देखने जी। के लिए, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। लेकिन जी उस जमाने में मौत का सन्नाटा था, फिर सही। आहिस्ता आहिस्ता लोग रिकवर होते गए, जी आगे बढ़ते गए, वैक्सीन निकल आई, कोशिश जी तो जारी था। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि हम साइंटिस्ट जो हैं, खासतौर से हम जब हम टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को देते हैं तो इस तरह से यूज करते हैं कि मौसम देखिए कितने बदलने लगे, जी। गर्मी होने लगी है, बारिश बहुत होती है, जिसका आपका एक क्लाइमेट चेंज जो है उसका बहुत इम्पैक्ट है। तो हम ये नहीं सोचते हैं कि व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर द एनवायरमेंट, फॉर द हेल्थ, फॉर द ह्यूमन बींग्स, वो नहीं हो पा रहा है। कमल तो आपा, मैं लास्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी आप के लिए दुआएं हैं कि आप अपने मुस्तकबिल में भी इसी तरीके से नई जनरेशन्स को मोटिवेट करती रहें, और मज़ीद प्रोजेक्ट्स पे आप काम करती रहें। मेरा एक अल्लाह नया ताला। प्रोजेक्ट आ रहा है, इम्पैक्ट बिल्कुल। ऑफ एनवायरमेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ। मुझे लगता है मैं अभी भी काम कर सकती हूँ, मैं तो एज आप नहीं काम आई कर है। ही रही हैं माशाल्लाह, आप काम कर रही हैं, अभी भी का तो कोई सवाल ही नहीं है। एज लॉन्ग एज यू आर देयर, यू आर देयर। तो नहीं, इंशाल्लाह ताला बहुत सारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ, और कभी जिंदगी ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात भी करेंगे इंशाल्लाह। जरूर इंशाल्लाह हम आएंगे या आप आइएगा तो मुलाकात होगी, और कोई अलीगढ़ वाला बात करे तो और भी अच्छा लगता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया कमल आपा। खुदा हाफिज।